अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम कैफ वन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का जो पेपर है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगस्त 2026 अटेम्प्ट। अगस्त 2026 की अटेम्प्ट में जो आपका एप्लीकेबल सिलेबस है उसको इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। रिसेंटली आईकेप ने FAR 1 के सिलेबस को थोड़ा बहुत रिवाइज किया है। कुछ टॉपिक्स की एडिशन है, कुछ की डिलीशंस है। लिहाजा मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत है ताकि पढ़ाई से पहले आपको सिलेबस जो अपडेटेड है वो भी पता चल जाए, और साथ में अगर वेटेजेस हैं या किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज़ें भी आपको क्लैरिफाई करी जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आईकेप का सिलेबस आ रहा है। ये वो सिलेबस है जो आईकेप ने अभी अपडेटेड अपना सिलेबस इशू किया है, और इस स्पेसिफिक सिलेबस को हमें जो है वो डिस्कस करना है। हमें देखना है कि इस स्पेसिफिक सिलेबस में जो है वो क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, क्या चीज़ें इस सिलेबस का हिस्सा है, और किस तरह से आप जो है वो इस सिलेबस की चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। अच्छा जी, अगर आप अपने कैफ वन के सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में जो है वो तीन अलग अलग ग्रिड्स हैं जिनको आईकेप ने नाम दिया है A, B और C। पहले हम ग्रिड ए की बात कर लेते हैं कि ग्रिड ए में आखिर क्या टॉपिक्स हैं, ग्रिड ए में क्या पूछा जाएगा, ग्रिड ए में क्या इंक्लूडेड है। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रिड ए कि ग्रिड ए जो है उसमें क्या है। देखिए, अगर हम ग्रिड ए की बात करते हैं तो ग्रिड ए जो है उसमें आपके पास जो है वो आईकेप की रिकमेंडेशन है कि 32 to 43 आवर्स एक टीचर को इस ग्रेड को पढ़ाना चाहिए। अच्छा, आउट ऑफ टोटल 110 to 130 आवर्स। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर फिजिकल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, इस तरह की कोई बाइफिकेशन नहीं है। यानी कि अगर कोई बच्चा लेट से फिजिकली पढ़ता है तो एक चीज़ जो 3 या 4 घंटे में कवर होती है, ऑनलाइन क्लासेस में, रिकॉर्डेड सेशंस में, वही चीज़ आधे घंटे में या 1 घंटे में कवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सिलेबस आप लोगों से ऑन कैंपस डिस्कस कर रहा होता तो आप लोग लेट आते, आप लोग जल्दी जाते, बीच में शायद ब्रेक होता, शायद बहुत सारे सवाल जवाब और डिस्टॉर्शंस बीच में आ रही होती, तो टाइम ज़्यादा लगता। जितना टाइम यहाँ पे लिखा है, आई बिलीव के कॉन्सेप्ट्स को कवर करने में और हर टॉपिक के एक दो सवाल करने में इसका 50% टाइम आपको लगेगा। यानी कि आप 75 आवर्स में पूरे कोर्स की एक बार तैयारी कर लेंगे। हाँ, अगर आप एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे सो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बहरहाल आईकेप ने अपने एक टीचिंग आवर्स लिखे हुए हैं, साथ में एक वेटेज लिखी हुई है कि भाई इस एरिया की जो वेटेज है, यानी कि इस एरिया का जो ये जो टेस्टिंग होगी वो होगी तकरीबन 30 से 40 मार्क्स। नाम है इसका प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो देखते हैं कि ग्रेड ए में आईकेप ने क्या इंक्लूड किया है। ग्रेड ए की डिटेल्स पे जाते हैं। अगर हम ग्रेड ए की डिटेल्स पर जाते हैं तो आईकेप ने इसमें चार चीज़ें शामिल करी हैं: 1, 2, 3 और 4। वो चार चीज़ें क्या है? नंबर 1, अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप लोगों का एक स्पेसिफिक टॉपिक है। आईकेप कहता है कि ये ग्रेड ए में आएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक थियोरेटिकल एरिया है, उसमें छोटी मोटी कंप्यूटेशंस भी हैं, कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, एसेट्स लायबिलिटीज़ की डेफिनेशंस हैं, और दीगर मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। आईकेप ने कहा है कि ये ग्रेड ए में आएगा। और इसका जो टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग लेवल T1 है, यानी कि ये बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे नहीं आएगा या बहुत ज़्यादा इसके मार्क्स नहीं होंगे। Second way, I understand the purpose of the regulatory system, including the roles of IFRS Foundation, IASB, IFRS Advisory Council, IFRS Interpretations Committee and ISSB. Again, ये भी थ्योरी एरिया है, यानी कि ये आपका थियोरेटिकल एरिया है, ये आपका थियोरेटिकल एरिया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो सिलेबस का सीक्वेंस है हम उसी सीक्वेंस में अपनी तैयारी करें? यानी कि जो ग्रेड ए का टॉपिक नंबर 1 है, सबसे पहले क्या हम वो कवर करें? नो सर, ऐसा नहीं है। आपने जो आपके पोर्टल पर सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। अगर आप शुरू में ही इतनी सारी थ्योरी में पढ़ जाएंगे तो शायद आप इस सब्जेक्ट को एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट मान लेंगे। सेकेंडली,
आप अगर इसकी टेस्टिंग का लेवल देखते हैं तो वो T1 लेवल पर है, और T1 लेवल का मतलब ये है कि इसकी अहमियत एज कम्पेयर टू दूसरे चैप्टर्स कंपेरेटिवली कम है, लिहाजा जो आपको सीक्वेंस बताया जाए आपने वही फॉलो करना है। थर्ड है अप्लाई द प्रिंसिपल लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स फॉर अ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक आप समझ लें कि एक ऐसा एरिया है कि जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ग्रेड ए की बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि भाई 30 से 40 मार्क्स इस एरिया के हैं। 30 से 40 मार्क्स में ये 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। मेरी एक सजेशन है कि जो पॉइंट नंबर 3 है उस पर आपने अच्छा ध्यान देना। आपको किसी कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को दिए जा सकते हैं, उसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और इसका सवाल मुझे लगता है कि आपके पेपर में आएगा। और अगर आएगा तो 2 4 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 10 15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 18 मार्क्स तक जा सकता है। सो ये आपका एक मेजर एरिया है। अगेन क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो पहले आप सारे आईएएस कवर करेंगे फिर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको सारे इंडिविजुअल आईएएस की जब नॉलेज होगी फिर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसीलिए 3 स्टार बना देता हूँ, मोस्ट लाइकली आपके पेपर में टेस्ट होगा। फिर है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी T2 लेवल की टेस्टिंग पर है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इन दो में से एक अच्छा तगड़ा सवाल आपके पेपर में आएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एरिया से कोई छोटा छोटा या एक नॉर्मल सवाल आ रहा हो, जबकि इस एरिया से भी सवाल आएगा लेकिन वो कंपैरेटिवली कम मार्क्स का होगा, एमसीक्यू होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, या कोई छोटी मोटी सी ट्रीटमेंट होगी। तो आपने ग्रेड ए में इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन ग्रेड ए में इन दो चीज़ों का ख्याल रखने के लिए ये बात ज़रूरी है कि जो आगे आने वाले आईएएस या आगे आने वाली जो ग्रेड्स हैं बी एंड सी उसकी कवरेज हुई भी हो, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिसमें आपके फाइनल अकाउंट्स की टेस्टिंग हो रही होगी, यानी कि एंड लेवल पर कंपनी के अकाउंट्स की प्रिपरेशन हो रही होगी, और इसमें बहुत सारे दूसरे स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन हो सकती है। पार्ट बी यानी कि ग्रिड का दूसरा हिस्सा। ग्रिड के दूसरे हिस्से में आईकेप ने कहा है कि भाई 28 से 30 आवर्स टीचिंग के होने चाहिए, और यहां से भी 30 से 40 मार्क्स का पेपर आएगा। अब पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी में आपके पास है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लोज। यहां पर इसने दो चीजें लिखी, बोला कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने को दूंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को दूंगा। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो सवाल आता है वो IAS 8 के साथ आता है, यानी कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होता है। उसमें फाइनल डिविडेंड, बोनस इश्यूज, राइट्स इश्यूज, इंटरिम डिविडेंड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स का चेंज होना, एरर का होना, इसके साथ सवाल आता है। और एक कैश फ्लोज का एरिया वो बोलता है कि मैं पूछूंगा। अगेन आप देखिए कि वेटेज कितनी है, वेटेज है 30 से 40 मार्क्स। अब ऐसा कभी भी नहीं होता कि आईकेप एक ही चीज जो है वो 40 मार्क्स की पूछ ले, यानी कि आईकेप बोले भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पूछूंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के 40 मार्क्स दे दे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। या आईकेप बोले कि भाई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के 40 मार्क्स, कैश फ्लो नहीं पूछता, या कैश फ्लो 40 मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं पूछता, ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपके पास जो 4 चीजें लिखी हुई आ रही है वो क्या हैं, और इसमें एक चीज जरा आपने नोट करनी है कि ये वो एरिया है जो सिलेबस में अभी अभी ऐड हुआ है। ये वाला एरिया पिछली अटेम्प्ट में FAR 2 के सिलेबस का पार्ट था। अब FAR 2 से फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 से ये FAR 1 में आया है। और मेरे ख्याल में आईकेप जो है वो यहाँ पर चाहिए था उसको कि वो लिखे प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये जो एरिया इस ग्रिड में ऐड किया है, ये रेशियोज या इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया है, इसका एक सेपरेट अच्छा सवाल आके पूछता है। इसमें कैलकुलेशंस भी होती हैं और इसमें थ्योरी भी होती हैं। बहरहाल इस ग्रिड को देखते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना होगा T2 लेवल पर। Apply the principles and concepts of selecting and applying accounting standards, accounting for changes in estimates and reflecting correction of prior period errors। देखिए जनाब, जनरली इन दो टॉपिक्स का कंबाइन क्वेश्चन आता है, और यही इस बार एक्सपेक्ट किया जाता है। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आया
तो इन दोनों एरिया का कंबाइंड क्वेश्चन आएगा। यानी कि एक 15-20 मार्क्स का सिनेरियो होगा जिसमें चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन एस्टिमेट्स, एरर्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को साथ टेस्ट किया जा रहा होगा। और इसके पास पेपर के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IS7 है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको बनाना आना चाहिए। और आखिरी है कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट द रेशियोज टू गिव एन असेसमेंट ऑफ एन एंटिटीज परफॉर्मेंस and financial position with different benchmarks and discuss window dressing of financial statements to produce the desired effect। जनाब ये क्वेश्चन पेपर में टेस्ट होने के बहुत चांसेस हैं। आपके पेपर में रेशियोज के टेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रेशियोज का टॉपिक मुख्तलिफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बहुत सारे पेपर्स में होता है। अगर आप दूसरी क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, आईकेप में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक सिर्फ एक ही जगह मौजूद है और वो आपका FER1 का पेपर है। तो यहाँ पर उसने आपको इस एरिया से जो है वो टेस्ट ज़रूर करना है। अच्छा, ये वो वाली ग्रेड है जो मैं कहता हूँ कि पास होने के लिए आसान ग्रेड है, यहां से बच्चा पास हो सकता है। सर पिछली वाली ग्रेड के लिए आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? देखिए, अगर मैं इस ग्रेड की बात करता हूं ना, तो इसमें 2 एरिया थ्योरी वाले आ रहे हैं और इसमें कभी कभी वो अच्छे सवाल, एक आप कह लें अच्छे से मुराद ये कि इस तरह के सवाल जो बच्चा पेपर में आसानी से हैंडल ना कर सके, वेरिएशन वाले सवाल या मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछ लेता है। इस एरिया में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। टाइम प्रेशर की वजह से अगर आपको चीज़ें आती भी हों, गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जब मैं इस एरिया की बात करता हूं ना, तो यहां पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। आप समझ लें कि अगर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IS8 के मैं आपको 5 अच्छे सवाल पास पेपर के बता दूं, अगर आप वो कर लें अच्छे से, आप अपनी अटेम्प्ट का सवाल मैनेज कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैं आपको कॉन्सेप्ट्स देकर 5 अच्छे सवाल बता दूं, आप वही 5 सवाल 1 से 2 बार दोहरा लें, आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। रेशियो एनालिसिस में थोड़ी सी आप कह लें कि वेरिएशन है। लेकिन अगर मैं इसके 10 अच्छे सवाल आपको बता दूं और वही 10 सवाल आप बेहद अच्छे से प्रैक्टिस कर कर चले जाएं, तो आप बासानी अपने पेपर का सवाल जो है वो टैकल कर लेंगे। यानी कि अगर ये 20 सवाल कर लिए, आप देखें ना, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। मैं आपको 20 सवाल दूंगा, आपने ये 20 सवाल कर लिए, आपके 30 से 40 मार्क्स सिक्योर हो गए। आपने ये 20 सवाल आसानी से 20 सवाल ठीक से कर लिए, आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए, आपके 30 से 40 मार्क्स सिक्योर हो गए। इसमें इतनी वेरिएशन नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा तब्दीली नहीं है, वही चीजें घूम फिर कर आ रही होंगी। आप इन 30 से 40 मार्क्स में से बासानी, अगर लेट से 40 मार्क्स आता है ना, आप 30 मार्क्स बासानी ले लेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये वो एरिया है जिसको मैं ये कहता हूं कि यार स्टूडेंट्स का इस एरिया पर ग्रिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एरिया को ग्रिप कर लें, आपके पेपर के पास होने के, आपके पेपर के क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी 4 फोल्ड इंक्रीज हो जाती है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। फिर आ जाते हैं आखिरी एरिया पर। आखिरी एरिया आपका अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स का। आईकेप कहते हैं कि इसमें 50 से 57 आवर्स लगाना, ये वो एरिया है कि जिस पर हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जो सिलेबस लिखा है उससे उल्टी डायरेक्शन में जाना है आपने। आपने ग्रिड सी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है और आपने ग्रिड ए पर अपनी तैयारी एंड करनी है। यानी कि सबसे पहले ग्रिड सी आप करेंगे। ग्रिड सी में आपके पास 25 से 35 मार्क्स आएंगे। बहुत सारी बार इसका एक सवाल आ जाता है जिसमें 4-5 IAS एक साथ इन्वॉल्व होते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो है उसकी अकाउंटिंग बहुत एक आप कह लें कि आपको मज़ा आएगा उसको करने में। उसमें भी आपके पास हाँ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। प्रैक्टिस मांगता है ये एरिया, स्कोरिंग एरिया। यानी कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर लेट से आपके पेपर में 40 मार्क्स फॉर एग्जांपल यहाँ से आते हैं, लेट से 30 मार्क्स यहाँ से आते हैं, ये हो गए 70। लेट से 30 मार्क्स यहाँ से आते हैं, आपने क्या करना है, आपने इन 40 में से 30 लेकर आने हैं। और आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इन 30 में से आप लेट से 20 ले आते हैं तो आप पेपर पास कर लेते हैं। इस एरिया पर भी आपने, मैं ये नहीं कहूंगा कुछ छोड़कर जाएं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको एंड में करें। इसमें भी आप 15 मार्क्स आसानी लेकर आ जाएंगे। ये हमारे पास मिल मिलाकर 100 में से कितने बन जाते हैं, 65 मार्क्स बन जाते हैं। तो अगर हम, वैसे तो हम 100 मार्क्स की तैयारी करेंगे, कोई इसको ये नेगेटिवली ना ले कि सर ने कहा 65 मार्क्स की तैयारी करो, नहीं भाई, तैयारी 100 मार्क्स की करनी है। लेकिन जिस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूं उस डायरेक्शन में अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका स्कोर 65-70 के आसपास होगा ही होगा।
यानी कि आप गारंटीड पास हो जाओगे, आपके 50 मार्क्स लाजमी बासानी आ रहे होंगे। आखिरी ग्रेड पर चलते हैं। आखिरी ग्रेड पर अगर चलते हैं तो बोलता है कि अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड आफ्टर रिकॉग्निशन एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड द डिप्रिसिएशन चार्जेस एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू देम। ये IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करता है। अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट का एक IAS है जो कि IAS 23 है, उसकी बात करता है। Apply the principles and concepts of carrying assets other than cash generating unit and goodwill at no more than recoverable amount in recognition of impairment loss and reversal thereof, IAS 36 की बात करता है। Apply the principles and concepts of recognition, measurement, transfer, disposal and disclosure of investment property, IAS 40 की बात करता है। Apply the principles and concepts of accounting and disclosure of government grants, other government assistance and loans granted by the government, IAS 20 की बात करता है। Apply the principles and concepts of recognition, measurement and after recognition and disclosure of biological assets and agricultural produce and government grants related to biological asset, IAS 41 की बात करता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 IAS हैं जिससे ये एरिया आएगा। अगेन यहाँ पर एक चीज़ सिलेबस में, इनफैक्ट दो चीज़ें पूरे सिलेबस में चेंज हुई हैं, डिलीट हुई हैं अगस्त 2026 के लिए। वो है एक सिंगल एंट्री वाला एरिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला एरिया, और एक है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स जो कि इस सिलेबस से अब हटा दिया गया। सो इन समरी रेशियोज का टॉपिक ऐड हुआ है ग्रेड बी में, और IAS 38 और सिंगल एंट्री वाला एरिया हटा, डिलीट हुआ। अच्छा, ग्रेड सी में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टेस्टिंग लेवल क्या है। वो बोलता है कि इस स्टैंडर्ड का टेस्टिंग लेवल T2 है, इस स्टैंडर्ड का टेस्टिंग लेवल T2 है। यानी कि ये दो वो एरियाज हैं जिससे ज़्यादा कंटेंट पूछा जाएगा, ज़्यादा मार्क्स का एरिया पूछा जाएगा, ज़्यादा फोकस होगा। जबकि दूसरे एरिया जो हैं वो T1 लेवल पर हैं, लेकिन T1 लेवल का भी मतलब ये होता है कि आपकी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अमूमन क्या होता है कि आपके पेपर का जो एक आखिरी सवाल, एक बड़ा सवाल होता है, वो अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट से बना दिया जाता है, जिसमें इन 6 IAS में से 2 3 4 IAS को मिक्स कर कर पूछा जा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद की एग्जामिनेबल प्रोफेशनल स्किल्स की भी कुछ बात हो रही है कि क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। की एग्जामिनेबल प्रोफेशनल वैल्यूज, एथिक्स एंड एटीट्यूड की बात हो रही है, और फिर स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस की बात हो रही है। इसमें वो कहते हैं कि भाई ये IAS है जो मैं पूछूंगा, ये आपके पास ग्रेड ए है, ये ग्रेड ए है, ये ग्रेड बी है, ये ग्रेड बी है, ये आपके पास ग्रेड सी है, ये ग्रेड सी है, सी है, सी सी सी, उसके बाद फिर ये आपके पास ग्रेड ए है, और उसके बाद फिर ये आपके पास ग्रेड बी है। तो इस तरह से, अच्छा, IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रेड ए में आता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ग्रेड बी में आता है। ये आपका पूरा सिलेबस है। यकीन माने इस पेपर को पास करना मुश्किल नहीं है। आपने इस पेपर को अपने सर पर नहीं सवार करना, आपने इस पेपर को अपने सर पर सवार कर लिया रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें दिलचस्पी ली, इसको समझ समझ के, इसको अंडरस्टैंड कर कर, इसको गो थ्रू अच्छे से किया, इसको अपने टीचर के साथ कनेक्टेड रहकर समझा, ये पेपर आसानी से आप निकाल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये पेपर निकालना ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि जो सिंगल एंट्री वाला टॉपिक इस सिलेबस से हटा है, रिमूव हुआ है, वो यकीन माने कि एक एक मुश्किल चीज़ होती थी इस लेवल पर, FAR 1 के लेवल पर। साथ में IAS 38 भी हट गया, इंटेंजिबल एसेट से रेलेवेंट कोई भी चीज़ आपको नहीं है पता करनी। सो सिलेबस ज़्यादा आपके लिए आसान बना दिया गया है। रेशियोज का टॉपिक जो नया ऐड हुआ है कॉम्प्लेक्स नहीं है, और मैंने उसके पोर्टल पर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड भी कर दिए हैं। सो आज हमने सिलेबस को गो थ्रू किया। इस वीडियो के ज़रिए आपको सिलेबस समझ में आया होगा, सिलेबस जो है उसके हवाले से आपने चीज़ें सुनी समझी, और मुझे ज़रूर जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। कोई अगर काम हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस सिलेबस की वीडियो को ठीक से ढंग से दोबारा ज़रूर देखें, और अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। आपका जो पोर्टल है उस पर सारी चीज़ें अलाइंड हैं। आपने पोर्टल का कंटेंट जल्द से जल्द कवर करना है। कोशिश करें कि पेपर से 20 से 25 दिन पहले पोर्टल का कंटेंट 100% कंप्लीट हो, और आखिरी 20-25 दिन आपके रिविजन के लिए हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।